और G20 की जो ये अलग अलग बैठकें हैं अलग अलग मुद्दों पर, इस पर बात करने के लिए हमारे 3 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चेन्नई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं आदित्य श्रीवास्तव, गुवाहाटी से हमारे साथ जुड़े हैं कमल बोरा और जोधपुर से जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता धर्मेश भारती। सबसे पहले आदित्य, चेन्नई का क्योंकि जिक्र कर रहे हैं तो सीधा आपके पास आती हूँ, क्योंकि आज आखिरी सत्र और आखिरी दिन है जो शिक्षा कार्य समूह है उसकी बैठक का। मैं यहाँ पे समझना चाहूंगी कि जिस तरह से हम लॉस लर्निंग का जिक्र कर रहे हैं, ये आगे भी किसी परिस्थिति में ना हो, इसके लिए किस तरह की शिक्षा प्रणाली जो कि मजबूत हो, स्थायी हो, उस पर चर्चा हुई है इस बैठक में। बिल्कुल आंचल, हमने देखा जिस तरीके से कोरोना काल में बच्चों की शिक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो लर्निंग लॉस जो हुआ था पढ़ाई को लेकर, क्योंकि 1 से 1.5 साल का वक्त करीब ऐसा निकला था जिसमें बच्चे स्कूल्स नहीं जा पाए थे। भारत में तो कुछ महीनों की बात थी, लेकिन कई देश ऐसे थे जहाँ करीब 1 साल से ज़्यादा का वक्त ऐसा गुजरा, बच्चे स्कूल नहीं जा पाए और जो एक प्रोसेस होती है सीखने की उसमें कहीं ना कहीं बाधा आई थी। और उसको कैसे कम किया जाए, एक सत्र में उस पर चर्चा हुई है और एक सेतु के तौर पर कैसे G20 देश मिलकर एक दूसरे का सहयोग कर इनोवेशंस पर काम करते हुए, जिन्होंने एक अच्छे जिसे कहें कि बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं अपनाई थी लर्निंग लॉस को कम करने को लेकर, उनको शेयर किया जा रहा है। और उनको शेयर करने के साथ साथ एक आने वाली जो बैठकें होंगी उस पर थोड़े बहुत मंथन होगा और उसके बाद जब मिनिस्ट्रियल लेवल की जो बैठक होगी उस पर एक फाइनल ड्राफ्ट निकल कर सामने आएगा। लेकिन आज की अगर बात की जाए आंचल, तो अभी एक बैठक चल रही है, पहला सत्र जो है अंतिम दिन का, वो यही है कि आजीवन सीखने की क्षमता में किस तरीके से वृद्धि की जाए, कैसे आजीवन शिक्षा ली जा सकती है। इसको लेकर तमाम जो G20 देश अलग अलग प्रयास कर रहे हैं, पार्टनर कंट्रीज़ जो इस समिट में शामिल हो रहे हैं, इस बैठक में शामिल हो रहे हैं, वो उनके आइडियाज़ क्या हैं, उनकी रिसर्च क्या है, उसको लेकर एक बड़ा गहन मंथन और चिंतन जो है फिलहाल एक सत्र में चल रहा है। और ये कोशिश की जा रही है कि एक ऐसे कॉन्क्रीट निर्णय तक पहुँचा जा सके कि कैसे तमाम G20 देश मिलकर इस पूरे मुद्दे पर को डिलीवर कर सकें, इस मुद्दे को आगे लेकर जा सकें। लेकिन एक और बहुत महत्वपूर्ण सत्र आज अंतिम दिन अगर देखें वो आज होगा, वो होगा इनोवेशन और रिसर्च को लेकर, कैसे जो अनुसंधान है उसको मजबूत किया जाए, कैसे जो इनोवेशंस तमाम अलग अलग देश में, खासकर स्टार्टअप्स के मामले में अगर देखें तो स्टार्टअप्स एजुकेशन के सेक्टर में एक अच्छा काम कर रहे हैं, कई अलग अलग देशों में भी अच्छा काम कर रहे हैं। और भारत में हमने IIT मद्रास की अगर बात की जाए तो कई प्रयास IIT मद्रास के छात्रों ने भी किए हैं। उन तमाम ऐसे स्टार्टअप्स को भी, उन तमाम इनोवेशंस को भी जो है इस बैठक में शामिल किया जा रहा है, उन मुद्दों को भी। और उस पर भी आंचल कोशिश ये की जा रही है कि एक प्लेटफॉर्म ऐसा बने जिसमें तमाम G20 देश जो हैं वो एक साथ मिलकर एक दिशा में आगे बढ़ सकें और अपने अपने देशों की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत कर सकें। जैसा कि भारत कहता भी है ना, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, एक अर्थ वन फैमिली वन अर्थ वन फ्यूचर। तो ये वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की अगर बात की जाए तो उसमें शिक्षा व्यवस्था कितनी इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकती है, ये भी मंथन जो है वो इस बैठक में चल रहा है पहले सत्र में। उम्मीद करते हैं कि इस मंथन से अमृत निकलकर सामने आएगा। आपके पास वापस आऊंगी आदित्य, हमारे साथ धर्मेश भारती भी जोधपुर से जुड़े हुए हैं। धर्मेश, जब भी हम अर्थव्यवस्था का जिक्र करते हैं तो रोजगार का जिक्र आना भी बहुत अहम है। उस लिहाज से जोधपुर में जो ये पहली बैठक चल रही है रोजगार से जुड़ी हुई, इसमें जब हम बात करते हैं कौशल विकास की, हम बात कर रहे हैं एक डिजिटल अर्थव्यवस्था की, हम बात कर रहे हैं कि कैसे सामाजिक सुरक्षा के लिहाज से रोजगार के मोर्चों को अर्जित किया जाएगा, उस लिहाज से ये बैठक बेहद अहम। बिल्कुल आंचल, आपने जो जोधपुर में जो आयोजित होने वाली एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की जो ये बैठक है जिसकी शुरुआत अभी कुछ ही देर में होगी, ये कई मायनों में महत्वपूर्ण है। G20 के जब देशों का अगर हम बात करते हैं तो आप जानते हैं कि 85% GDP ये पूरा जो G20 है वो इसको रिप्रेजेंट करता है, तो आप इसकी महत्ता को समझ सकते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण बात है वो एक दूसरे के जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसके बारे में यहाँ डिस्कशन होगा, और जो गैप है उस गैप को किस तरीके से हम फुलफिल कर सकते हैं, किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। भारत हमेशा से आप जानते हैं वसुधैव कुटुंबकम की बात करता रहा है, तो इस पूरे के पूरे इस बैठक के अंदर एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, तो ये इसका पूरा महत्व है, पूरा इसकी इम्पोर्टेंस है। साथ में इसके साथ साथ जो एक दूसरे के बेस्ट प्रैक्टिसेस के अलावा सामाजिक सुरक्षा को भी इसमें एक
बड़ा एस्पेक्ट लिया गया है। तो ये कई मायनों में महत्वपूर्ण है और जैसा कि मैंने आपको कहा कि 85% ऑफ द जीडीपी G20 रिप्रेजेंट कर सकता है, तो उस दृष्टि से सोच लीजिए। और उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो लेबर कम्युनिटी की होती है। तो उस दृष्टि से अगर आप देखें तो ये जो बैठक है ये कई मायनों में महत्वपूर्ण है और निश्चित रूप से ये जो विचार है एक दूसरे से जो साझा करेंगे देश, उससे कुछ बेहतर निकलकर इस बैठक से निश्चित रूप से आएगा। आंचल, बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि यहाँ से भी बहुत पॉजिटिव संकेत मिले, खास तौर पर रोजगार के मोर्चे पर। आपके पास वापस आऊंगी, हमारे साथ कमल बोरा भी गुवाहाटी से जुड़े हुए हैं। कमल, क्योंकि जो ये G20 की दीर्घकालिक वित्तीय कार्य समूह की बैठक है, इसमें जिस तरह से केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि इस बैठक के जरिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल है यानी SDG, उन्हें हासिल करने में मदद मिलेगी, उस हिसाब से क्या लगता है आपको जिस तरह से मंथन चल रहा है वो कितना अहम है? जी बिल्कुल, देखिए ये जो सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप का जो मीटिंग है, उनका एक उद्देश्य यही है कि जो क्लाइमेट जो चेंज है, क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो अभी फिलहाल एक ग्लोबल इशू की तरह हर जगह हर ऐसे प्लेटफॉर्म में डिस्कस किया जाता है, डिलीवर किया जाता है और इशू को जल्द से जल्द संभालने की, इनको सोल्व करने की यहाँ पे कोशिश चल रही है। तो G20 का ये जो यहाँ पे बैठक हो रहा है, तो इसमें भी ये मुद्दा ही फिलहाल एक सेंटर इशू यहाँ पे बना हुआ है। तो अगर ये क्लाइमेट इशू के ऊपर जो यहाँ पे अगर इसके कुछ आउटकम निकलते हैं तो डेफिनेटली इसके जरिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उसको अचीव करना मुमकिन हो जाएगा। और भारत के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि भारत ये दिखाना चाहता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव करने में हो या फिर क्लाइमेट चेंज का जो इशू है वो सोल्व करने के क्षेत्र में ही हो, वो सबसे आगे रह सकते हैं, पूरे विश्व को नेतृत्व दे सकते हैं। ये अपने कैपेबिलिटी शो करने का ये एक बहुत बड़ा मौका है। तो इसके लिए ही बहुत जोर यहाँ पे दिया जा रहा है कि इस इशू के ऊपर कुछ ऐसे पॉजिटिव आउटकम निकले जिसके जरिए ऐसा कुछ एग्रीमेंट हो जिसके जरिए जिसको पूरे देश फॉलो कर सके या फिर फॉलो करना पड़े। तो इसके ऊपर काफी यहाँ पे ध्यान दिया जाएगा। हालांकि ये क्लोज डोर मीटिंग है, लेकिन यही एक क्लाइमेट चेंज जो है ये एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा और इसके जरिए एक मैकेनिज्म यहाँ पे बनाने की यहाँ पे कोशिश होगी जिसके जरिए जो क्लाइमेट जो फाइनेंस है उसके लिए जो एजुकेट सोर्सेस है, जो सफिशिएंट सोर्सेस है और टाइमली इसको दिया जाए, इसको टाइमली और एजुकेट वैसे इसको फाइनेंस कर पाए, इसके लिए एक मैकेनिज्म बना सके, इसके भी ऊपर यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। ये गोल रहेगा ये। और उसके ऊपर अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हालांकि बताया है कि इसको अचीव करने की भी यहाँ पे पूरी कोशिश यहाँ पे किया जाएगा। इस पे डेलीब्रेशन होगा, हर एक देश की यहाँ पे राय लिया जाएगा। लगभग 100 से भी ज्यादा डेलीगेट्स यहाँ पे आए हुए हैं। 20 जो G20 के जो मेंबर कंट्रीज है उसके अलावा भी इन्वाइटेड कंट्री से भी यहाँ पे डेलीगेट्स आए हुए हैं। तो हर एक यहाँ पे डेलीगेट यहाँ पे अपना ओपिनियन रखेंगे और हम ये उम्मीद करते हैं कि क्लाइमेट चेंज की और हो या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव करने की और हो, यहाँ पे काफी सारे पॉजिटिव यहाँ पे आउटकम मिलेगा। बिल्कुल, क्लाइमेट फाइनेंसिंग का जब हम जिक्र करते हैं तो भारत को सॉल्यूशन प्रोवाइडर के रूप में और फैसिलिटेटर के रूप में देखा जाता है। हमारे सभी जो जुड़े हुए संवाददाता हैं उनसे एक बार फिर वापस जाते हैं आदित्य के पास, जो कि चेन्नई से जुड़े हैं। आदित्य, क्योंकि हम यहाँ पर जब बात करते हैं शिक्षा को लेकर तो हमने कल बजट में देखा कि किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT और साथ ही साथ रोबोटिक्स पर खासा जोर दिखाई दिया और किस तरह से कई ऐसे लर्निंग सेंटर्स हैं जिनको शुरू किया जाएगा। क्या उसकी छाप आपने यहाँ जब आपने कई डेलीगेट से बात की, क्या आपको लगा कि आने वाला समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और खास तौर पर जो स्टेम है उस लिहाज से बेहद जरूरी? बिल्कुल आंचल, बिल्कुल महत्वपूर्ण सवाल आपने किया है और बजट में जिस तरीके से ये कहा भी गया है कि 30 स्किल टेक्निकल सेंटर्स जो हैं वो 30 अलग अलग देश के राज्यों में खोले जाएंगे। स्किल एजुकेशन को लेकर एक नई पॉलिसी 4.0 जो है उसको अगले 3 सालों में लॉन्च किया जाएगा। ये तमाम वो महत्वपूर्ण विषय हैं जो शिक्षा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो उसको और मजबूत करेंगे। और G20 बैठक की अगर बात की जाए, इस एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की बात की जाए तो ये भी मुद्दा एक स्किल एजुकेशन की अगर बात की जाए तो उसको रखा गया है और कैसे डिजिटल एजुकेशन के साथ स्किल्स को प्रमोट किया जाए, खासकर स्कूल लेवल पे अगर बात की जाए, K-12 स्तर पर अगर बात की जाए, स्कूल शिक्षा में खासकर 5वीं से लेकर 8वीं तक की या फिर 8वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों की बात की जाए, उस पर काम किया जाए, इस पर भी मंथन हो रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने देखा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति जो भारत 2020 में लेकर आया है,
वो भी कहीं ना कहीं इस ओर प्रमाणित करती है कि भारत स्किल एजुकेशन पर और एम्प्लॉयमेंट के लिए जो स्किल्स की रिक्वायरमेंट है उस पर किस तरीके से काम कर रहा है K-12 लेवल पर ही। ये इसका एक बहुत बड़ा खाका न्यू एजुकेशन पॉलिसी बताती है, और वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी दूसरे देशों के साथ जो जैसे कहें ना कि बेस्ट प्रैक्टिसेस को, अच्छे प्रयासों को शेयर करने में जो मुद्दे हो रहे हैं, उसमें भारत की ये नई एजुकेशन पॉलिसी अपने आप में दूसरे देशों के सामने एक बहुत बड़ा शोकेस भी है। और भारत बहुत मजबूती के साथ ये बता भी है, क्योंकि जब भारत ये कहता है कि हम क्यों ना हमारे अच्छे प्रयास भी दूसरे देश लें, और हमने देखा कोविड काल में जो भारत ने कुछ अच्छे प्रयास किए थे, चाहे वो कोविन पोर्टल हो, इन तमाम इन चीज़ों को भी सराहा गया था आंचल। और ऐसे ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी की अगर बात की जाए, उसके जो तमाम प्रावधान है उसको भी जो G20 देश से जो लोग यहाँ पर प्रतिनिधि आए हैं, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग यहाँ पर आए हैं, उसको मान रहे हैं, समझ रहे हैं कि हाँ, भारत कौशल शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहा है। और ना सिर्फ इन बैठकों में चर्चा हो रही है, बल्कि नीतिगत फैसले किस तरीके से होने चाहिए, ये भारत की सरकार किस तरीके से कर रही है, इसकी छवि भी जो डेलीगेट्स यहां पर पहुंचे हैं, जो बजट कल प्रस्तुत किया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, वो प्रमाणित करता है कि भारत सिर्फ कहता नहीं है, नीति भी बनाता है। उस पर नीति बनाने के साथ भविष्य निर्माण में कितना सहयोगी होना है और कितना किस दिशा में काम करना है, उसका भी एक बहुत बड़ा फ्रेमवर्क जो है वो देखने को मिला है इस बजट में। और एक बल मिलता है इस तरीके की बैठकों को कि जब ये बैठकें आयोजित हो रही हैं, उस वक्त जब देश का बजट आ रहा हो और उस बजट में कौशल शिक्षा की बात की जा रही हो, तमाम स्किल ट्रेनिंग सेंटर्स खोलने की बात की जा रही है, एक या दो जगह नहीं, देश में 30 जगहों पर, अलग अलग राज्यों में, कोने कोने में, कुल मिलाकर देखा जाए आंचल तो स्किल एजुकेशन पर भारत ने जिस तरीके से, क्योंकि स्किल एजुकेशन की जब हम बात कर रहे हैं, यहाँ G20 देशों से जो स्किल एजुकेशन की जब हम बात कर रहे हैं आदित्य, तो स्किल एजुकेशन होगा तभी स्किल्ड वर्कफोर्स निकलेगा। और इसी पर बात करने के लिए भी धर्मेश वहां पर जो रोजगार कार्य समूह की बैठक है वहां से जुड़े हुए हैं जोधपुर से, क्योंकि हम यहाँ पर स्किल एजुकेशन की भी बात करें धर्मेश, साथ ही स्किल रोजगार की, तो कैसे ये जो कौशल मैपिंग है इसके गैप को कम किया जाएगा, क्योंकि बहुत से ऐसे सनराइज सेक्टर्स हैं जिसका जिक्र बजट में हुआ कि यहाँ से भी बहुत ज्यादा जॉब क्रिएशन हो सकता है। उस लिहाज से जो ये कहा जा रहा है कि कौशल गैप मैपिंग पोर्टल, उसकी शुरुआत भी की जाएगी। बिल्कुल आंचल, आपने ठीक कहा। ये जो बैठक है ये कई मायनों में महत्वपूर्ण है, जिसका जिक्र आपने किया कि किस प्रकार ये जो गैप है, जो स्किल के बीच में और जो एम्प्लॉयर्स के बीच में जो गैप है, वो निश्चित रूप से जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं उनके अंदर जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो एक दूसरे साझा करेंगे, और जो ज़रूरत है एक दूसरे देशों की और कौन सा देश किस प्रकार किसको सहयोग कर सकता है, ये सारे मुद्दे यहाँ पर निश्चित रूप से उठेंगे। और एक दूसरे से जब साझा करेंगे तो एक बेहतर चीज़ निकल कर आएगी। और ये भी आप जानते हैं कि इसके साथ साथ सामाजिक सुरक्षा को लेकर भी यहाँ पे जिक्र होगा, चर्चा होगी। जो स्किल्ड फोर्स है उसको किस प्रकार सोशल सिक्योरिटी दी जा सकती है और उसको एनहांस किया जा सकता है, ये सारे मुद्दे निश्चित रूप से आज जब बैठक शुरुआत होगी, अलग अलग जब सेशंस होंगे तो वो सारे मुद्दे इसके अंदर उठेंगे और निश्चित रूप से उस पर कोई ना कोई एक बेहतर चीज और एक बेहतर परिणाम निकल कर आएगा। आंचल बिल्कुल, और साथ ही क्योंकि हम बेहतर परिणामों का जिक्र कर रहे हैं, हमने यहाँ पर बात की कि टेक्निकल इश्यूज की भी बात हो रही है, एजुकेशन की हमने बात करी, रोजगार, लेकिन एक सॉफ्ट पावर के रूप में जहाँ हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक भी देख रहे हैं, जो तमाम बैठकें भले ही अलग अलग मुद्दों पर चल रही हो, लेकिन उसका सूत्र पिरोने वाला है भारत की संस्कृति। तो कमल, किस तरह से हमने देखा कि जो डेलीगेट्स हैं जब वो असम में पहुंचे तो उनका पारंपरिक जो नृत्य है असम का, उसको दिखाकर स्वागत किया गया। आज किस तरह का कार्यक्रम है, कौन से ऐसे सांस्कृतिक रूप से इम्पोर्टेंट स्थल हैं जो धरोहर है असम की, उनसे रूबरू करवाया जाएगा? जी बिल्कुल, ये आज का जो यहाँ पे सेशन है, यहाँ पे सुबह 6 बजे यहाँ पे योगा इस सेशन के साथ यहाँ पे शुरू हुआ, जिससे पूरे भारत के संस्कृति के बारे में शायद जिनको भी नहीं पता था उनको भी पता चल चुका होगा। हालांकि हमको याद पता है कि योगा के बारे में पूरे विश्व फिलहाल जानते हैं, तो योगा से यहाँ पे सेशन आज स्टार्ट हुआ है। तो आज यहाँ पे जो अभी फिलहाल बैठक चल रहा है, ये लगभग 3 या 4 सेशन में इसको बांटा गया है। फिर इवनिंग को जो शाम को यहाँ पे रिवर क्रूज, जो ब्रह्मपुत्र नदी जो असम के लाइफलाइन माने जाते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर से आज यहाँ पे रिवर क्रूज के लिए भी इन लोगों को लेके जाएंगे, सभी डेलीगेट्स को यहाँ पे लेके जाएंगे। वहाँ पे जो ट्रेडिशनल जो कुजिन से असम के सर्व किया जाएगा, और जो असम के जो साथ ही साथ वहाँ पे कल्चरल इवेंट का भी ऑर्गेनाइज किया है। हर एक यहाँ पे शाम यहाँ पे कल्चरल इवेंट यहाँ पे रखा गया है, जहाँ पे जिसपे असम के साथ साथ पूरे नॉर्थ ईस्ट के जो कल्चर है, क्योंकि असम माने जाते हैं मिनी इंडिया के नाम से, क्योंकि असम में इतने सारे कल्चर्स, इतने सारे ट्राइब्स हैं, तो पूरे
इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरीके से एक यहाँ पे एक भावना दिखाई देता है। तो यहाँ पे जितने भी ट्राइब्स है, सभी ट्राइब्स का, मैक्सिमम ट्राइब्स का यहाँ पे जो कल्चर्स है, जो डांस फॉर्म है, जो सॉन्ग्स है, तो इनको प्रेजेंट किया जाएगा। इनको जो अटायर के बारे में जो डेलीगेट्स को मालूम पड़ेगा, और बाकी जो कल्चर्स के जो अंदर में जो भी आता है, खान पान, सभी चीज़ों के यहाँ पे डिस्प्ले, यहाँ पे हालांकि यहाँ पे भी जो मेन वेन्यू है, मेन वेन्यू पे भी यहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉल्स लगाए गए हैं। यहाँ पे पारंपरिक जो वस्त्र है, जो खान पान है, जो यहाँ पे यूटेंसिल्स है, काफ़ी सारे यहाँ पे ऐसे चीज़ें जो असम के कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। और जो कल्चरल प्रोग्राम के जरिए भी यहाँ पे जो डांस फॉर्म है, सॉन्ग्स है, सभी रिप्रेजेंट करने का यहाँ पे बंदोबस्त किया गया है। आज भी है, कल भी है, और आने वाले जो भी G20 के अंदर जितने भी यहाँ पे बैठक होने वाले हैं, सभी के लिए, सभी डेलीगेट्स के लिए यहाँ पे हर एक शाम असम के कल्चर को रिप्रेजेंट करने का यहाँ पे बंदोबस्त किया गया है। तो आज शाम भी जिस तरीके से मैं बता रहा था, रिवर क्रूज में जाएंगे और वहाँ पे ट्रेडिशनल फूड का भी और स्वाद ले सकते हैं। उसके साथ साथ जो असम के जो कल्चर है, कल्चर का भी यहाँ पे लुत्फ उठा सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल, असम के कल्चर का भी रंग देखेंगे, जोधपुर का भी जायजा लिया जाएगा, और चेन्नई का जो आज आखिरी शाम है, आपने भी वहां पर जायजा लिया होगा अच्छे खाने का, आदित्य। लेकिन इन तमाम जानकारियों का आप तीनों ही संवाददाताओं का बहुत बहुत शुक्रिया। तो धर्मेश भारती जुड़े हुए थे जोधपुर से, जो बता रहे थे कि रोजगार के मोर्चे पर G20 की बैठक आज पहला दिन है। वहीं आदित्य श्रीवास्तव जुड़े हुए थे हमारे साथ चेन्नई से, जहाँ जो अगर हम शिक्षा समूह की बैठक की बात करें G20 के लिहाज से, उसका आज दूसरा और अंतिम दिन। और कमल बोरा जुड़े हुए थे गुवाहाटी से, जो बता रहे थे कि जो वित्तीय दीर्घकालिक कार्य समूह की बैठक है, उसमें सस्टेनेबल गोल्स को लेकर क्या कुछ आज निकलकर सामने आएगा। लेकिन फिलहाल न्यूज़ 18 में वक्त एक ब्रेक के उस पार आकर जानेंगे डीडी प्रीमियर्स में क्या कुछ खास है आपके लिए।